जानिब इसराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में वस्ती तेहरान के मुत्तादिद इलाकों को निशाना बनाया गया। इसराइल के अस्फ़हान, शिराज, कुर्बान में हमले, ईरानी शहर क़ुम में माहिरीन की काउंसिल की इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया ने ईरानी कायम मकाम वज़ीर दिफा को शहीद करने का दावा कर दिया। ब्रिगेडियर जनरल माजिद इब्न रज़ा को 2 रोज़ कबल मुकर्रर किया गया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स के साथ साथ फौजी फ़ज़ाई अड्डों पर भी हमले किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सदर के दफ्तर और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। हमलों के नतीजे में पासदारान इनकलाब के 13 अरकान शहीद होने की तस्दीक की गई है, जबकि ईरानी हलाले अहमर के मुताबिक अमरीका और इसराइल के हमलों में अमवात की मजमूई तादाद 787 तक पहुँच गई। हलाले अहमर का कहना है कि 153 ईरानी शहरियों के 500 से ज़ायद मकामात पर 1000 से ज़्यादा हमले किए गए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकना हमारी अस्करी ताकत का सबूत है। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे और अपनी सरजमीन को हर सूरत दिफा किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, यूएई के पास तवील अरसे तक मिसाइल और ड्रोन तबाह करने के लिए ज़खायर मौजूद हैं। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पहले भी कबूल नहीं की गई और आइंदा भी नहीं की जाएगी। यूएई की वजारत दिफा के मुताबिक ईरानी हमलों के दौरान 172 मिसाइल तबाह किए गए, जिनमें ज़्यादातर समंदर में गिरे। हमारी सरजमीन पर कोई भी मिसाइल बराह रास्त नहीं टकराया, बल्कि मलबा गिरने से नुकसान हुआ। तर्जुमान ने मजीद कहा, ईरान की जानिब से शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिससे अमलाक को नुकसान पहुंचा, जबकि ईरानी हमलों में 3 अफराद जाँ बहक और 68 जख्मी हुए। ईरानी कार्रवाइयों के बाद यूएई में हंगामी इक़दाम तेज कर दिए गए हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि मुल्क में बढ़ती हुई जंगी सूरत हाल के बावजूद हुकूमती निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और रियासती उमूर मामूल के मुताबिक जारी हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया है कि ईरान रुका नहीं और हुकूमती निज़ाम के मफलूज होने का तासुर दुरुस्त नहीं है। उनका कहना था कि वो मुल्क भर के तमाम गवर्नर्स के साथ बराह रास्त राबते में हैं और सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। सदर पज़ेश्कियान ने कहा कि हालात गैर मामूली ज़रूर हैं, ताहम मुल्क का पहिया जाम नहीं हुआ। उनके मुताबिक मुल्क भर में तमाम सरकारी सरगर्मियां और ज़रूरी खिदमात जारी हैं, जबकि हुकूमत मौजूदा हालात से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर ममालिक पर 450 मिसाइलों और 1140 ड्रोन से हमला किया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमले किए गए। ईरानी पासदारा ने इनकलाब गार्ड्स का कहना है, बहरीन के इलाके शेख ईसा में अमरीकी फ़ज़ाई डे पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर बेस ड्रोन और 3 मिसाइल दागे गए। हमले में अमरीकी एयरबेस की मरकज़ी कमांड और हेडक्वार्टर्स की इमारत को तबाह कर दिया गया और इसके ईंधन के टैंकों को आग लगा दी गई। ईरान के पासदारान इनकलाब के एक सीनियर मुशीर ने दावा किया है कि आबनाए हरमुज़ को बंद कर दिया गया है और वहां से गुजरने की कोशिश करने वाले हर जहाज को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी कमांडर इन चीफ के मुशीर इब्राहिम जब्बारी ने कहा, अगर कोई जहाज आबनाए हरमुज़ से गुजरने की कोशिश करेगा तो ईरानी बहरिया और पासदारान इनकलाब उसे तबाह कर देंगे। अमेरिका के असलहा ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं और गोला बारूद की दस्तयाबी पहले से कहीं बेहतर हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से बातचीत। उन्होंने दावा किया कि अमरीका के पास हथियारों के लामहदूद ज़खायर मौजूद हैं और इतना बड़ा असलहा मौजूद है जिससे तवील जंग भी लड़ी जा सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जदीद तैयारों की बड़ी तादाद बैरून मुल्क भी महफूज है और अमरीका हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल सलाहियत रखता है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि माजी में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले का जवाब जल्द सामने आएगा और हलाक अमरीकी फौजियों का बदला भी लिया जाएगा। ईरान में ज़मीनी फौज भेजने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये मुआहिदा ख़त्म ना किया जाता तो ईरान 3 साल कबल ही एटमी हथियार हासिल कर चुका था। ट्रंप के मुताबिक साबिक सदर बाराक ओबामा के दौर में होने वाला मुआहिदा इंतहाई खतरनाक था और आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अहम बयान सामने आ गया।
سینٹ میں بریفنگ دیتے ہوئے اسحاق ڈار نے بتایا 28 فروری کو پاکستان نے اس صورتحال پر پہلا ریاکشن دیا جب جون میں حملہ ہوا تھا ایران پر. ہم نے تب ہی معاملات سلجھانے کی کوشش کی تھی. ایران پر حالیہ حملے کے بعد پاکستان نے بیک ڈور میں رہ کر معاملہ سلجھانے کی کوشش کی ہے. اسحاق ڈار نے مزید کہا گزشتہ 3 دنوں میں کئی ممالک سے پاکستان سے رابطہ کیا جا چکا ہے. کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے ڈپلومیسی کو مذاکرات پر لایا جائے. ڈائیلاگ کے ذریعے افہام و تفہیم کا معاملہ نکل آئے گا. اسحاق ڈار نے بتایا عمان کے وزیر خارجہ سے رات گئے میری بات ہوئی. ایران ہمارا ہمسایہ ملک مسلمان بھائی ہے. جو معلومات یہاں دے رہا ہوں ہم نے میڈیا کو. حکومت نے موجودہ عالمی صورتحال پر قومی اسمبلی اور سینٹ کے پارلیمانی لیڈرز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا. پارلیمنٹ کو مشرق وسطی اور ایران اسرائیل جنگ پر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈران اور اپوزیشن لیڈرز کو مدعو کیا ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے پارلیمانی لیڈران کو مشرق وسطی کی صورتحال پر اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے. ان کیمرہ بریفنگ 11:30 بجے ہوگی. بریفنگ کے لیے کوارڈینیشن کی ذمہ داری رانا ثناء اللہ کو دی گئی. دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کیش لیس اکانومی کے فروغ پر جائزہ اجلاس منعقد ہوا جس میں وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک اور دیگر متعلقہ اداروں نے ڈیجیٹل ادائیگیوں پر تفصیلی بریفنگ دی. اجلاس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جولائی 2025 سے جنوری 2026 تک 1.6 ٹریلین روپے کی ادائیگیوں کو ڈائریکٹ ٹو سسٹم کے ذریعے منتقل کرنے پر معاشی ٹیم کی پذیرائی کی گئی ہے. وزیر اعظم نے رمضان ریلیف پیکج کے تحت 71% مستحق افراد تک امدادی رقوم کی فراہمی کو بھی سراہا. بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈیجیٹل بینکنگ استعمال کرنے والوں کی تعداد 127 ملین سے زائد ہو گئی ہے. اجلاس میں وزیر اعظم نے سرکاری اداروں کو ہدایت کی کہ شہریوں کی سہولت کے لیے تمام بلز پر QR کوڈ فراہم کیے جائیں. ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام کے اعداد بتائیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے پارلیمان میں قانون سازی کے معاملے پر اہم ملاقات کی. ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات ہوئی جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور زیر غور آئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کو حکومتی قانون سازی پر اپنے تحفظات سے متعلق آگاہ کیا. وزیر اعظم نے حکومتی رہنماؤں کی قانون سازی کے عمل میں اتحادی جماعت کو اعتماد میں لینے کی ہدایت جاری کر دی. پاک خواجہ آصف نے صہیونیت کو انسانیت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران پر جنگ مسلط کی گئی. ایجنڈا اسرائیلی اثر کو پاکستان کی سرحد تک لانا ہے. وزیر دفاع نے کہا کہ اسرائیل کے قیام سے آج تک اسلامی دنیا پر آنے والی ہر آفت کے پیچھے صہیونی نظریہ ہے. صہیونیت نے 1 صدی سے عالمی معاشی نظام کو کنٹرول کر رکھا ہے. بڑی طاقتیں صہیونیت کے ذریعے زیر اثر ہیں. خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور ہماری مسلح افواج کی صلاحیت دنیا تسلیم کرتی ہے. ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو بتایا کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے. افغانستان، اسرائیل اور بھارت کا مشترکہ ایجنڈا پاکستان دشمنی ہو سکتا ہے. قوم کو سازش کو سمجھنا ہوگا. جانب سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان ایرانی سفارت خانے پہنچے. ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات کی. مولانا فضل الرحمان نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے. انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا ایران پر امریکی صہیونی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں. صہیونیت اور یورپ گٹھ جوڑ نے پہلے فلسطین پر قبضہ کیا، اب بھی وہاں شدید تناؤ اور لمبی جنگ سے گزر رہے ہیں. سربراہ JUI کا کہنا تھا ایران اس وقت صرف اپنا نہیں بلکہ فلسطین کا بھی دفاع کر رہا ہے. عالم اسلام کو باہمی اتحاد کی ضرورت ہے. مشکل وقت میں ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے ایرانی، قطری اور بحرین کے سفراء سے علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں. ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم اور سفارتی عملے سے اظہار تعزیت کیا. آیت اللہ خامنئی اور دیگر اعلیٰ ایرانی رہنماؤں کی شہادت پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا. گورنر سندھ نے ایرانی سفارت خانے میں تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند بھی کیے. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے قطری سفیر علی مبارک علی عیسیٰ الخاطر سے ملاقات کی. قطر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام آپ کے ساتھ ہے. گورنر سندھ نے امت مسلمہ کے اتحاد سے مسائل کے حل نکالنے پر زور دیا. کامران ٹسوری نے بحرین کے سفیر محمد ابراہیم محمد عبد القادر سے
बलूचिस्तान में अफगान तालिबान ने शुमाली बलूचिस्तान में किला सैफुल्लाह, नौशकी और चमन अजला में 16 मकामात पर ज़मीनी हमले किए, जबकि 25 मकामात पर पाक अफवाज के खिलाफ फायर रेड की कार्रवाइयाँ की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के हवाले से बताया कि तालिबान के तमाम मकामात पर हमलों को मौसर तौर पर पसपा कर दिया गया, जिसके नतीजे में अफगान तालिबान के 27 कारिंदे हलाक और मुत्तादिद जख्मी हुए। मादरे वतन का दिफा करते हुए FC बलूचिस्तान नॉर्थ का एक जवान शहीद जबकि 5 जवान जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा हमले की कोशिश की गई, जबकि 12 मकामात पर फायर रेड किया गया, जिन्हें बगैर किसी जानी नुकसान के नाकाम बना दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में रात भर जारी कार्रवाइयों के दौरान अफगान तालिबान के 40 कारिंदे हुकूमत सिंध ने कच्चे के इलाकों की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं। अहम इजलास में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंझार और वज़ीर मनसूबा बंदी जाम खान शोरो की मुश्तरका सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में सक्खर और लाड़काना डिवीजन्स के लिए तरक्याती तजावीज़ पेश की गई, जिन्हें हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भिजवा दिया गया। कमेटी में आला पुलिस और इंतजामी हुकाम और मुतालिका महकमे शामिल हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा, तालीम, सेहत और मजबूत रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अव्वलीन तरजीह है। पहले मरहले में सड़कों और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि ऐलानात के बजाय अमली काम की रफ्तार तेज़ की जाए। जाम खान शोरो का कहना था कि कच्चे के जोग्राफियाई को मद्देनज़र रखते हुए पायदार और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा ताकि इलाके में देर पा तरक्की मुमकिन हो सके। रुक करें खेल के मैदान का, जहां पर PSL की नई टीम सियालकोट स्टैलियंस का नाम तब्दील करके मुल्तान सुल्तान्स रख दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के CEO सुल्तान नसीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नीलामी के अमल में ये गुंजाइश थी कि आप टीम का नाम बदल सकते हैं, इसकी दोबारा ऑक्शन की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि 6 नाम रखे गए थे, मालिकान उनके अलावा भी नाम रख सकते थे। हमने सियालकोट स्टैलियंस का नाम मुल्तान सुल्तान्स रख दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि लाहौर में HBL PSL की इब्तिदाई तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। 26 मार्च को लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद के दरमियान मैच खेला जाएगा। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के अख्ताम पर दूसरे रोज़ तेज़ी रही। इंडेक्स में 5159 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। तेज़ी के बायस इंडेक्स ने 6 हदें हासिल कर लीं। मार्केट 1,57,132 पर बंद हुआ। 228 कंपनियों के शेयर्स में कमी जबकि 213 के शेयर्स में इजाफा देखा गया। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी मार्केट में सोना $139 सस्ता होकर $5,272 फी औंस हो गया। पाकिस्तान में फी तोला सोना 13,900 रुपये कमी के बाद सस्ता हो गया। एक तोला सोना सस्ता होकर 5,49,962 रुपये की सतह पर आ गया। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 4,71,503 रुपये पर पहुंच गया।